So class first year, after the life insurance, this is the next one, the fire insurance. General insurance में fire insurance और मरीन इंश्योरेंस होते हैं और बाकी कुछ और इंश्योरेंसेस हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फायर इंश्योरेंस एज यू नो द बिकॉज ऑफ फायर, वैसे तो फायर एक वरदान है जिसने हमें शायद लाइफ में बहुत आगे तक ले गया है ना. फायर की वजह से ही हम आगे तक आए. लेकिन अगर इसको कंट्रोल में नहीं रखा जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टरस हो सकती है. एक डिज़ास्टर इसकी वजह से हो सकता है और उसी से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज़ ने फायर इंश्योरेंस को स्टार्ट किया था. मीन्स अगर आप किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं अपने, चाहे वो आपका हाउस है या फैक्ट्री है, उसमें अगर बिकॉज ऑफ फायर कुछ भी डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके लिए कंपनसेशन देती हैं कंपनीज़. इसको फायर इंश्योरेंस कहा जाता है. ठीक है. इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट्स डैमेज ड्यू टू फायर. सो प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, right? If no such event happens, then no claim shall be given to the insured. So ये होता है फायर इंश्योरेंस. ठीक है. और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से. ठीक है. आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपने 10 लाख रुपीज़ का फायर इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, अपने घर का ही कराया है, और किसी रीज़न से उसमें आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी ये चेक करेगी कि कितना डैमेज हुआ है. अगर आधा घर चला है तो कंपनी आपको 5 लाख रुपीज़ का, क्योंकि आपने 10 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कराया था, तो 5 लाख रुपीज़ पे कर देगी. ठीक है. और कंपनी ये देखती है कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है. सपोज़ करो 8 लाख रुपीज़ निकलती है, आपने 10 लाख का करा रखा था, एक्चुअल वैल्यू 8 लाख है, तो कंपनी आपको तब भी आधा ही पे करेगी, मीन्स 4 लाख रुपीज़ पे करेगी. ठीक है. कंपनी ये देखती है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू 20 लाख है, लेकिन आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया था, आप पॉलिसी उतना प्रीमियम नहीं दे पा रहे थे, तो आपने सिर्फ 10 लाख का करा लिया था, लेकिन आपके घर की कीमत 20 लाख रुपए है, तब कंपनी आपको 10 लाख रुपीज़ देगी. मीन्स हर कंडीशन में वो आपको हाफ पेमेंट देने की प्रोसेस में होती है. हाफ पेमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि हाफ ही डैमेज हुआ है. वो डैमेज को देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ, उसी के अकॉर्डेंस पे आपको पेमेंट मिलता है. ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया हुआ है, फायर इंश्योरेंस, और आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है. ठीक है. थोड़ा बहुत जो कमोडिटी है वो जल जाती है, 2 या 3 बॉक्सेस, आपने 5 लाख का करा रखा था, तो आपको पूरे के पूरे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. डैमेज के अकॉर्डेंस पर ही आपको पेमेंट्स मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है, मतलब कि. ठीक है. तो ये फायर इंश्योरेंस इस तरह से काम करेगा. इसके एलिमेंट्स को देखें तो इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस. इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ही चाहिए, वरना तो आप फायर इंश्योरेंस करा नहीं सकते हैं. राइट. आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आपको वो नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे. ये आपसे इसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ था, है ना. नंबर 2 पे देखिए तो सिमिलर टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. समझ में आया. मीन्स ये अटमोस्ट गुड फेथ का ही कॉन्ट्रैक्ट है फायर इंश्योरेंस, क्योंकि अगर कंपनी अपने कस्टमर पर ही विश्वास नहीं करती है तो वो उसका इंश्योरेंस नहीं करना, मतलब जैसे कंपनी को फील होता है कि ये जो है थोड़ा सा केयरलेस पर्सन है, इसको इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए, तो कंपनी शायद नहीं करेगी या आपको इंश्योरेंस नहीं देगी.
और या फिर कंपनी ये सोचे कि इसको कुछ ना कुछ हिडन प्रोसेस रखा गया, एक मीन्स पॉइंट्स रखे गए हैं, मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स नहीं बताए गए हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब भी कंपनी इंश्योरेंस करने में पीछे हट सकती है। अब इसलिए ही ये कहा जा सकता है कि ये अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल अप्लाई करवाता है, क्योंकि दोनों ही अगर फेथ में नहीं हैं, आप जब इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है कंपनी के ऊपर, तब आपका फायर इंश्योरेंस फेल हो सकता है, ये भी कंडीशन है। नंबर 3 पे देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडैमिनिटी। सही बात है, इंडैमिनिटी का ही होता है, आपको लॉस के ही पैसे मिलते हैं, जो लॉस हुआ है उस उतना ही अमाउंट आपको रिसीव होता है, राइट। The insurer is liable to compensate only when fire is proximate cause of damage or loss। ठीक है, प्रिंसिपल्स याद आ रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, सारे प्रिंसिपल्स लगते जा रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए वो पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको उनको यूज़ करना है। तो ये यहाँ पर प्रॉक्सिमेट कॉज का भी जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है, कॉज वही होना चाहिए जिसके लिए इंश्योरेंस कराया है, वरना तो डैमेज का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। याद हो गई बात। तो ये फायर इंश्योरेंस के एलिमेंट्स थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस भी यही बात है कि वहाँ पर आग लग रही थी, यहाँ पे आप जब शिपिंग करते हैं, लोडिंग एक जगह से दूसरी जगह पर बाय सी रूट्स आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तब आपको मरीन इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है। यस, तो मरीन इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी assures to compensate for the loss, if any, caused by insured marine perils after receipts of the premium। मीन्स अगर आपको मरीन में जो आप सामान ले जा रहे हैं, ओशियन वेज में, ओशियन रूट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके जो कमोडिटीज़ हैं, जो शिप है, जो वॉयग है, उसको प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई डैमेज होता है, तब आपको इंश्योरेंस की कंपनसेशन मिल जाता है, अगर आप कंटिन्यू प्रीमियम देते आ रहे हैं तब। कंटिन्यू प्रीमियम देते आ रहे हैं तब, ध्यान रखना। तो मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ड्यूरिंग सी वॉयग्स। तो बिजनेसमैन कैन गेट हिज शिप इंश्योर्ड बाय पेइंग द प्रीमियम फिक्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो बिजनेसमैन को वो लगातार प्रीमियम्स देने होते हैं, तब उसको वो मरीन इंश्योरेंस मिल पाता है, ठीक है। मीन्स अब इसमें भी 3 तरीके से काम करता है। कैसे कैसे होता है देखिए। पहली चीज़ होती है शिप और होल इंश्योरेंस। मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी इज़ फॉर इंडैमिनिफाइंग द इंश्योर्ड फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय डैमेज टू द शिप। अगर शिप को कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर शिप में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। दूसरा नंबर कार्गो का होता है। कार्गो मतलब कि जो प्रोडक्ट ले जाने वाले वो होते हैं, कैरियर्स होते हैं, और जो आपने देखे होंगे बॉक्सेस रखे हुए हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ में ऊपर भी दिखाया गया है, ठीक है, वो कैरियर्स होते हैं, तो उनका इंश्योरेंस होता है। तो एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड टू कवर अगेंस्ट रिस्क टू कार्गो। कार्गो मतलब जो सामान उस पर रखा हुआ है, उसका इंश्योरेंस हुआ है, ठीक है। एक तो शिप का इंश्योरेंस हुआ था, फिर कार्गो का इंश्योरेंस हुआ है। बात समझ में आई? मतलब जो उस पर प्रोडक्ट्स, जो कंटेनर्स रखे हैं, उनका इंश्योरेंस हुआ है। ये एक और कैडर है मरीन इंश्योरेंसेस का, राइट। थर्ड नंबर पे आता है फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट इंश्योरेंस का मतलब हुआ कि इफ़ द कार्गो डज नॉट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस। अगर किसी भी डैमेज या लॉस की वजह से कार्गो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जहाँ पहुँचना था, ठीक है, इन ट्रांसिट, द शिपिंग कंपनी इज़ नॉट पेड फ्राइट चार्जेस। तो शिपिंग कंपनी फ्राइट चार्जेस नहीं देगी, उसके लिए उसे कंपनसेशन मिलेगा कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है। फ्राइट के चार्जेस नहीं देगी। तो फ्राइट इंश्योरेंस इज़ फॉर रीएम्बर्सिंग द लॉस ऑफ फ्राइट
टू द शिपिंग कंपनी। शिपिंग कंपनी को वो उसका लॉस का जो फ्लाइट का खर्चा है वो पूरा करवा देती है। ठीक है, तो कोई भी एक जो शिपिंग कंपनी होती है वो इस तरीके के अलग अलग इंश्योरेंसेस अपने शिप्स के लिए, अपने कार्गोज़ के लिए, अपने फ़्लाइट के लिए रखती है, जिससे कि अगर सी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें वो पूरा कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्रैक्स हैं, है ना, क्योंकि कई बार हमें बहुत ज़्यादा वेदर इंफॉर्मेशन के साथ चलना पड़ता है कि कोई जो है ऐसा स्टॉर्म या जो सुनामी टाइप का कुछ, या जो विंड्स का जो फ्लो है वो किस तरह से है, कितनी स्पीड पे चलने वाली है, मौसम कैसा रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें सी रूट्स पे चलना होता है और वैसे ही इंश्योरेंसेस कराने होते हैं। हर एक सी में अलग अलग इंश्योरेंसेस होते हैं, है ना। जैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करें इंडिया में, तो इंडिया से अरेबियन सी में जाने वाले इंश्योरेंसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है जो बे ऑफ बंगाल में शिप्स जाते हैं, है ना। इंडिया से बे ऑफ बंगाल रूट लेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में वियतनाम जाना है, कंबोडिया में जाना है, या मलेशिया में जाना है, नीचे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। और दूसरी तरफ अरेबियन सी जो है, जो अफ्रीका से अटैच करवाता है इंडिया को, या अरेबियन सिटीज़ से, वो कंट्रीज़ से अटैच करवाता है इंडिया को, वहाँ जाना है, तो उसके सी रूट्स में काफ़ी अलग अलग चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे ही अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होता होगा। तो ये है मरीन इंश्योरेंस जो शिपिंग के लिए काम करेगा, ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए यहीं से, या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर और मरीन इंश्योरेंस में किस तरह से सब्जेक्ट मैटर पर, एलिमेंट्स पर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट पे डिफरेंसेस होते हैं। आगे और भी हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए है? ह्यूमन लाइफ के लिए। फायर इंश्योरेंस फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट्स के लिए। मरीन इंश्योरेंस शिप, कार्गो और फ्लाइट्स के लिए होते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों हैं, या फिर दोनों ही होते हैं। फायर इंश्योरेंस में ओनली द एलिमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन एंड नॉट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर आपकी पॉलिसी का जो टाइमिंग पीरियड है, जो मैच्योरिटी डेट है वो पूरी हो जाती है, तो अब आपको रिटर्न मिलने का कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी फैक्ट्री का, घर का फायर इंश्योरेंस कराया था, आग नहीं लगी, पॉलिसी चलती रही, पूरी हो गई, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, राइट। मरीन इंश्योरेंस में ओनली द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए ही आप उस पैसे को जमा करवा रहे होते हैं, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो सभी जगह होता है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस में भी इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। फायर इंश्योरेंस में इट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू, दोनों जगह। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस में तो इफेक्टिंग द पॉलिसी काम करता है, कब? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में दोनों जगह पर, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी एज वेल एज व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू, दोनों जगह इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। मरीन में इट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम फॉल्स ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली, इसमें दोनों जगह यहाँ पर काम करता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप कितने इंटरेस्टेड हैं अपने आप को इंश्योर कराने के लिए, ठीक है। नंबर 4, ड्यूरेशंस, ठीक है। एक्सीड्स अ ईयर, लाइफ इंश्योरेंस की 1 साल से ज़्यादा, डज नॉट एक्सीड अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगी फायर इंश्योरेंस की। मरीन में फॉर 1 और पीरियड ऑफ वोएग और फिक्स्ड, ठीक है, या तो 1 साल, या फिर जो वोएग का पीरियड है कि शिप चला है तो कितने महीने में वहाँ तक पहुँचता है, उस वो टाइम पीरियड लगता है, या फिर एक फ़िक्स टाइमिंग होती है कि हमने मान रखा है कि जैसे यहाँ से साउथ अफ्रीका जाना है केरला से, ठीक है, या कोलकाता से साउथ अफ्रीका जाना है, या मुंबई से वहाँ जाना है साउथ अफ्रीका तक, तो कितना टाइम पीरियड शिप को लगता है, उसी हिसाब से हम इंश्योरेंस पॉलिसी
का ड्यूरेशन सेट करवाते हैं, ठीक है, या करते हैं, कंपनीज़ भी वैसे ही कर लेती हैं, मतलब ये है कहने का, ठीक है। तो ये सिस्टम इस तरह। ओके, नंबर 5 पे देखो, नंबर 5 पे आती है इंडैमिनिटी। इंडैमिनिटी लाइफ इंश्योरेंस में इज़ नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी, यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि आपको मरने पे पैसा मिलेगा या जो है जितना लॉस हुआ है तो आपको थोड़ा सा तो नहीं मरता ना। वो एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होते हैं उनमें अलग बात होती है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इंडैमिनिटी का मतलब नहीं होता है, ठीक है। इंडैमिनिटी का मतलब तो याद है ना, जितना लॉस है उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो डेथ थोड़ी थोड़ी तो नहीं होती, पूरी होती है वो तो, ठीक है। तो यहाँ इमोशंस की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल सोचना है, राइट। फायर इंश्योरेंस में इंडैमिनिटी को लिया जाता है और मरीन में भी पूरी तरह से इंडैमिनिटी रिसीव होगी, राइट। लॉसेस देखिए तो लॉस इज़ नॉट मेजरेबल, किसी की लाइफ का लॉस कितना है इसको मेज़र करना ही मुश्किल है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी की जान सस्ती है और किसी की जान महंगी होती है, नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो लाइफ इंश्योरेंस को मेज़रेबल, आप लाइफ को मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए लॉस को भी मेज़र करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस में भी मेज़रेबल नहीं है लॉस, वो होता है, सॉरी, लॉस इज़ मेज़रेबल, क्योंकि कितना जला है कोई पार्ट किसी बिल्डिंग का, तो उसको तो मेज़र कर ही सकते हैं हम, राइट। मरीन में भी यही चीज़ होती है, मेज़रेबल होता है, ठीक है, आप मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, नंबर 7 ये आता है सरेंडर वैल्यू। तो लाइफ इंश्योरेंस इट हैज़ अ सरेंडर्ड वैल्यू, इतनी वैल्यू सरेंडर होगी ही। फायर इंश्योरेंस में कोई सरेंडर नहीं है और मरीन में भी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक। पॉलिसी अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट इन द लाइफ इंश्योरेंस, कितना भी पैसा आप करा सकते हो, ठीक है। फायर में अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कांट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपके सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जो जिस प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करा रहे हो उससे ज़्यादा की पॉलिसी नहीं ले सकते हैं आप, उतने की लेंगे, उसकी एक्चुअल वैल्यू वो कंपनी सेट करवाती है, उसकी मार्केट वैल्यू सेट होती है कि इसके कितने की है, उसी हिसाब से उसका इंश्योरेंस बनाया जाता है, ठीक है। मरीन में भी सेम चीज़ को कॉपी किया जाता है कि अमाउंट ऑफ द पॉलिसी कैन बी मार्केट वैल्यू ऑफ द शिप और कार्गो, राइट। कॉन्टीजेंसी ऑफ रिस्क कितना है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, द इवेंट डेथ ऑफ मैच्योरिटी और पॉलिसी इज़ बाउंड टू हैपन, देयरफॉर अ क्लेम विल बी प्रेजेंट। अब लाइफ इंश्योरेंस है तो डेथ और मैच्योरिटी का जो मतलब जो टाइम पीरियड है उसका पॉलिसी का वो होना तो निश्चित ही होता है, ठीक है, इसलिए जो है क्लेम प्रेजेंट होगा। फायर इंश्योरेंस में द इवेंट डिस्ट्रक्शन बाय फायर मे नॉट हैपन, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर मे बी नो क्लेम, मतलब कि आग लगी तभी आपको उसका पेमेंट या कंपनसेशन मिलता है, बाकी तो वरना कोई मतलब नहीं है। इसके बारे में अभी भी बात कर रहे थे कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है और पॉलिसी पूरी हो जाती है, जितने टाइम पीरियड के लिए लिया था उसके जो प्रीमियम्स थे वो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होता, तो आपको कोई क्लेम करने का मतलब नहीं बनता है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है। मरीन में भी यही चीज़ है, द इवेंट्स लॉस एट सी मे नॉट ऑक्वर एंड देयर मे बी नो क्लेम, तो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी काम करती रहेगी, मीन्स कॉन्टीजेंसी नहीं है, ठीक है। मरीन में, फायर में भी नहीं है, लेकिन लाइफ पॉलिसी में होती है जो लाइफ इंश्योरेंस कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंसेस इसके ट्रीट होते हैं कि तरह से डिफरेंसेस इसके ट्रीट होंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे वो तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर ये डायरेक्टली लॉन्ग आंसर पूछा जाता है तो आप इसमें से कोई से भी 5, और अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो 3, ठीक है, या किसी एक का नाम लेकर इन तीनों का व्यू पूछा जाता है तब वैसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से
कंडीशन में हो सकता है। आप इसके बेसिस ऑफ डिफरेंसेस को अच्छे से याद कर लीजिए, तो तीनों के में आपको डिफरेंसेस आप इजीली समझ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे अच्छे से। ओके, सी यू सून विद द नेक्स्ट सर्विस, दैट इज कम्युनिकेशन। सी यू सून, गुड बाय।